बच्चों, आज हम वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा देखिए आप, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं हम वर्ण। वर्ण की परिभाषा हो गई आपके कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसको कहते हैं हम वर्ण। वर्ण के संदर्भ में जैसे हम बात करें तो यहां पर ये लिखा गया है कमल, और ये प्रश्न किया जाए कि इस शब्द में कितने वर्ण हैं, तो इस शब्द में जो वर्णों की संख्या है वो है 6 आपके। क में हलंत लगा, म में भी हलंत लगेगा, और ल में भी हलंत लगेगा अ। इस प्रकार ये 6 जो हैं ये वर्ण हैं, किसमें? कमल में। क्योंकि ये क जो हमने लिख दिया है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, अब इसका विभाजन नहीं हो सकता, अब ये विभक्त नहीं हो सकता, ये वर्ण कहलाएगा। आपका अ जो है ये भी वर्ण कहलाएगा, म भी वर्ण कहलाएगा। यानी वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम कहते हैं वर्ण। आगे वर्णों के भेद के संदर्भ में हम बात करें कि वर्णों के जो भेद कितने होते हैं, तो वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। और उन वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वो वर्णों का व्यवस्थित क्रम आपके कहलाएगा वर्णमाला। तो देखिए वर्ण भेद के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक तो होते हैं स्वर और एक है आपके व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा को समझिए कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख विवर है, इस मुख विवर से जिनको उच्चारित करते हुए, जिनका उच्चारण करते हुए किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, अर्थात जो निर्बाध रूप से उच्चारित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्वर। और जिनके उच्चारण में हमारे मुख विवर में किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं हम व्यंजन। जो हम स्वर पढ़ेंगे उन स्वरों के अंतर्गत हमारी जो हिंदी है, हिंदी में स्वरों की संख्या ये आपके आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ओ और ये औ। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो ये हमारे 11 स्वर हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत इस री ऋषि वाले को नहीं माना गया है। इस कारण हम हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो हमारी हिंदी में स्वरों की संख्या है कुल 10। हमारे जो स्वर हैं वो हिंदी में है 10 और ये ही मान्य है। उसके बाद देखिए आप, स्वरों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत एक तो हम लघु स्वर और एक पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। ये मात्रा काल के आधार पर
इनके भेद हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम लघु स्वर या इन्हीं को ह्रस्व, ये ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं मात्रा काल के आधार पर, कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर की जब हम बात करेंगे तो आपका अ, छोटी ई और ये छोटा ऊ, अ, छोटी ई और ये छोटा ऊ, ये आपके कहलाएंगे लघु स्वर। और इसके अतिरिक्त जो स्वर हैं आपके आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ये औ, ये कहलाएंगे आपके दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर जो है हमने स्वरों के भेद किए हैं, ये किए हैं मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल से तात्पर्य है कि बोलने में किसे का कितना समय लगा। जिसे कम समय लगा उसे कहेंगे हम लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, और जिनके उच्चारण में समय अधिक लगेगा उन्हें कहेंगे हम दीर्घ स्वर। तो ये दो प्रकार के भेद पढ़ लिए आपने। इसके अतिरिक्त ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये ए, ओ, ये चारों संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। इन चारों को जब हम संधि पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इन्हें कि ए, ओ, ये आपके संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। स्वरों के आधार पर आपने दो भेद कर लिए, देख लीजिए इसे। ये आपके स्वर कंप्लीट हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों को कि व्यंजन जो है वो कौन कौन से हैं आपके। तो देख लीजिए फिर से कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण की परिभाषा हमने लिखी कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे कहा हमने वर्ण। वर्णों के हमने भेद किए। वर्ण जो हैं वो दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर हमने कहा कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख विवर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती उन्हें कहते हैं हम स्वर। और जब मुख विवर में किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं हम व्यंजन। स्वर मात्रा काल के आधार पर आपने पढ़े दो प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अ, छोटी, छोटा ऊ, ये आपके लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मूल स्वर, जैसे अभी आपने देखा कि हमने उन्हें ह्रस्व स्वर कहा, लघु स्वर कहा, और उन्हें ही मूल स्वर भी उन्हीं को कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। इन व्यंजनों के अंतर्गत देखिए आप, हमारी हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? वो है आपके क, च, ट, त और प। ये व्यंजन जो हम पढ़ रहे हैं इसके ये 5 वर्ग हैं। इनके इन वर्णों के, इस वर्ग के भी अपने आप में 4-4 वर्ण और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क के बाद आपके आएगा ख, ग, घ, च के बाद छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द और फिर ध, प के बाद फ, ब और ये भ। तो देखिए यहां पर ये 5 वर्ग लिखे हुए हैं, क, च, ट, त, प। और इन 5 वर्गों के हमने अब तक 3-3 वर्ण लिखे। अब देखिए आप आगे क, ख, ग, घ। इसके बाद ये है आपके अंग, च, छ, ज, झ। इसके बाद है आपकी ये ञ, ट, ठ, ड, ढ। इसके बाद है आपकी ये ण, त, थ, द, ध। इसके बाद है आपकी ये न, प, फ, ब, भ। इसके बाद है आपकी ये म।
तो इस प्रकार देखिए आप ये आपके व्यंजन हैं, क च ट त प, ये वर्ग हैं और इन वर्गों के अपने आप में चार चार वर्ण हैं। क का पंचम वर्ण है अंग, च का है ञ, त का है ण, त का है न और प का है आपके म। तो इस प्रकार ये जो आपके 25 वर्ण जो हुए हैं, ये 25 वर्ण आपके कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजन हम पढ़ रहे हैं, व्यंजनों के अंतर्गत आपने देखा कि जिनके उच्चारण में मुख विवर में किसी भी प्रकार की बाधा, निर्बाध रूप से जो उच्चरित नहीं होते, बाधा उत्पन्न होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। ये हमने वर्णमाला जो लिखी, अब उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो हमारे ये क से लेकर प तक के वर्ग के जो 25 वर्ण हैं, ये 25 वर्ण आपके कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, उच्चारण स्थान के आधार पर। स्पर्श व्यंजन से आशय यही है कि हमारे मुख विवर में कहीं ना कहीं ये स्पर्श होकर ही उच्चरित होते हैं। जैसे हम बात करें क वर्ग की, तो क वर्ग आपके कंठ कहलाता है, च वर्ग ये तालव्य है, ट वर्ग ये आपके मूर्धन्य कहलाता है, ये आपके दंते है और प वर्ग ये आपके कहलाएगा औष्ठ है। तो इस प्रकार देखिए आप, हम उच्चारण स्थान के आधार पर जब व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर आपका क वर्ग कंठ है, च वर्ग आपका तालव्य है, ट वर्ग मूर्धन्य है, त वर्ग दंते है और प वर्ग है औष्ठ। कंठ से तात्पर्य है कि ये आपके कंठ से उच्चरित होते हैं। क वर्ग तालव्य से तात्पर्य है कि आपके ऊपर का जो तालु है वहां पर आपकी जीभ जो है वो बहुत प्रेशर के साथ, दबाव के साथ जाएगी, इसके बाद आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। मूर्धन्य से तात्पर्य है आपकी जीवा पलटी मारकर विस्फोट के साथ बाहर निकलेगी। दंते से तात्पर्य है आपकी जीवा दांतों के स्पर्श करेगी। औष्ठ से तात्पर्य है कि आपके दोनों होंठ जो हैं वो स्पर्श होंगे, तभी जाकर आप इनका उच्चारण कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए आप, ये जो पांचवा वर्ण जो हमने लिखा है ये पंचम वर्ण है और इस पंचम वर्ण को नासिक के भी कहा जाता है। नासिक के कहने से आशय ये है कि इनका जो उच्चारण होता है वो नाक के माध्यम से होता है। नाक का कहीं ना कहीं इसमें उपयोग होता है, ङ, अंग, ण, न और म, इस प्रकार इन्हें नासिक के भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए आप, य, र, ल और व, ये जो आपके चार वर्ण हैं, ये चारों वर्ण आपके कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद ये स, श, स और ये चारों कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजनों का जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं उस वर्गीकरण को देख लीजिए आप। य, र, ल, व ये आपकी अंतस्थ हो गए हैं। श, स, श ये आपके ऊष्म हो गए हैं चार। कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, औष्ठ ये पांच वर्ग, ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे आपके। इसके अतिरिक्त देखिए आप संयुक्त व्यंजन, ये क्ष, ये त्र और ये ज्ञ, ये जो तीन वर्ण हैं आपके, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्ष जो है आपके आधा क और श षटकोण वाले से मिलकर बना है। त्र आधा त और र से मिलकर बना है। और ये ज्ञ ये आपके बना है ज और ञ से मिलकर। तो
ये 3 आपके कहलाएंगे संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र और ज्ञ। क्ष क आधा क और षटकोण, त्र आधा त और र, और ज्ञ है आपके ज और ज्ञ से मिलकर। तो इस प्रकार हमने ये उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है, ये यूं कहें कि व्यंजनों का वर्गीकरण है, उसे पढ़ लिया है। अब देखिए आप प्राणों के आधार पर, यहां प्राणों से मतलब है अल्प प्राण वो महाप्राण। तो देखिए आप किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, ये किसी भी वर्ग का दूसरा, नंबर 4 और आपके ये जो ऊष्म व्यंजन है, यानी वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, ये आपके कहलाएंगे महाप्राण। इसके अतिरिक्त पहला, तीसरा, पांचवा और आपके अंतस्थ व्यंजन, ये कहलाएंगे आपके अल्प प्राण। और इन अल्प प्राणों के अंतर्गत संपूर्ण जो आपके स्वर हैं, वो स्वर भी आपके अल्प प्राणों के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्राणाधार पर, प्राणों के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं, तो प्राणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया, तो वो ये हुआ आपके कि किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म जो व्यंजन है वो आपके महाप्राण हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा और आपके अंतस्थ, इसके अतिरिक्त संपूर्ण स्वर, ये आपके कहलाते हैं अल्प प्राण। अब देखिए आप घोष, सघोष के आधार पर कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उनको घोष या सघोष कहते हैं। और जिनके उच्चारण में ये कंपन पैदा नहीं होता, उन्हें कहते हैं हम अघोष। तो घोष और अघोष के आधार पर, यानी कंपन के आधार पर कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, उसे तो हम कहते हैं सघोष, और जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं हम अघोष। तो देखिए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसके अतिरिक्त ये आपके अंतस्थ व्यंजन, और इसके साथ केवल ये ह, इस वर्णमाला के अंतर्गत ये जो हमने निकाला है, ये आपके कहलाते हैं सघोष। किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा, पांचवा, ये देखिए 3, 4, 5 प्लस आपके अंतस्थ व्यंजन और इसके साथ ये ह, ये कहलाएंगे आपके सघोष। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और ये ऊष्म, ये कहलाते हैं आपके अघोष व्यंजन। तो इस प्रकार देखिए आप वर्गों का, या यूं कहें वर्णों का जो हमने वर्गीकरण पढ़ा है, इस वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ण पढ़े हमने कि भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हमने कहा वर्ण। इसके बाद हमने पढ़ा कि वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा। वर्णों के भेद में 2 प्रकार के स्वर और व्यंजन, स्वर भी 2 प्रकार के, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, अ छोटी और उ, ये आपने लघु स्वर के रूप में पढ़े। इसके अतिरिक्त अन्य स्वर जो हैं वो आपने दीर्घ स्वर के अंतर्गत पढ़े। व्यंजन है
व्यंजनों का वर्गीकरण हमने उच्चारण स्थान के आधार पर किया। ये बताया कि हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प उच्चारण स्थान के आधार पर कंठे, तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंते, ये ओष्ठ्य है, यर लव ये अंतस्थ वर्ण है, स श स ह ये आपके ऊष्म व्यंजन है। फिर हमने प्राणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया, तो किसी भी वर्ग का 2, 4 और ऊष्म व्यंजन ये आपने पढ़े महाप्राण 1, 3, 5 और अंतस्थ ये पढ़े अल्प प्राण। इसी के साथ किसी भी वर्ग का दूसरा, तीसरा, पांचवा और ह अंतस्थ और ह ये आपने पढ़ लिए सघोष, और शेष जो बच गए वो है अघोष। तो इस प्रकार वर्ण विचारों के अंतर्गत हमें केवल ये ही ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगला बिंदु बाद में पढ़ेंगे।